गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम 4 फरवरी 2025 के द हिंदू न्यूज़पेपर की, यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि ट्रंप जी के द्वारा अलग अलग देशों के ऊपर टैरिफ लगाए जा रहे हैं। दरअसल में इन्होंने कनाडा, चाइना और मेक्सिको, इन तीनों कंट्रीज के ऊपर फिलहाल के लिए टैरिफ्स लगाए थे। हालांकि इन्होंने एक तो मेक्सिको के ऊपर जो टैरिफ है उसके ऊपर पॉज लगा दिया है 30 डेज के लिए। एंड अभी अभी खबर जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कनाडा के ऊपर भी थोड़ा सा पॉज देखने को मिला है 30 डेज के लिए ही। ठीक है, न्यूज़पेपर ने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है, पर अभी मैं सुबह जब देख रहा था न्यूज़ को तो उसमें देखने को मिला है कि कनाडा के ऊपर भी इन्होंने थोड़ा टाइम के लिए पॉज लगाया है। अब इन चीज़ों का इम्पैक्ट आप नोटिस कर पाओगे कि बहुत ज़्यादा दुनिया भर की करेंसीज के ऊपर देखने को मिल रहा है। दरअसल में जो यूएस डॉलर है ना, वो कंटिन्यूअसली आपका स्ट्रॉन्ग और मजबूत होता जा रहा है। अगर आप यहाँ पर डॉलर इंडेक्स को देखोगे तो डॉलर इंडेक्स 109 से भी ऊपर पहुंच चुका है, जो क्लियरली ये दिखाता है कि डॉलर बाकी करेंसीज के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। एंड उसी वजह से आप नोटिस कर पाओगे उसी का इम्पैक्ट भारत की करेंसी रुपये के ऊपर भी देखने को मिला है। एंड पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारा जो रुपया है वो 87 को भी यहाँ पे क्रॉस कर गया है, यानी कि अब $1 87 रुपीज से भी ज्यादा हो चुका है। दिस क्लियरली शोज कि हमारा रुपया कंटिन्यूअसली नीचे गिरता ही जा रहा है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर, क्या कारण क्या है इसके पीछे का? देखो, कारण सिंपल सा यही है कि डॉलर आपका बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है। ठीक है, अगर हम अपने आप को कंपेयर करें दुनिया की और अर्थव्यवस्थाओं के साथ तो हमारा रुपया उतना भी नहीं कमजोर हुआ, पर डॉलर के मुकाबले हम बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। एंड इसका कारण डोनाल्ड ट्रंप ही है। एंड इनफैक्ट पिछले 2 से 3 महीने में जब से हमें डोनाल्ड ट्रंप का मतलब खबर आई है उनके इलेक्शन जीतने की, तब से आप नोटिस कर पाओगे हम कहीं ना कहीं 84 रुपीज के आसपास थे। वहां से गिरते 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 87 को भी यहाँ पे हमने क्रॉस किया है। एंड इनफैक्ट अगर हम बात करें आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व भी गिरते जा रहे हैं। उसका कारण भी यही है कि आरबीआई यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि किस तरह से रुपए के डेप्रिसिएशन को हम यहाँ पे कंट्रोल कर पाएँ। हालाँकि हम कह तो रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं करते, हम इस तरह से रुपया या इस तरह के करेंसी एक्सचेंज को हम बहुत ज़्यादा हम कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, बट वोलेटिलिटी को तो हम डेफिनिटली रोकने की कोशिश करते हैं। एंड इनफैक्ट आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि कुछ महीने पहले हमारे फॉरेक्स रिजर्व $700 बिलियन से भी ज़्यादा थे। अभी वो कम होते-होते वो $620 बिलियन के आसपास आ चुके हैं, जो कि पिछले 11 महीने के अंदर सबसे कम स्तर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसका मुख्य कारण यही है कि आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व्स का इस्तेमाल कर रहा है इन ऑर्डर टू एंश्योर कि रुपया बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर ना हो जाए, उसकी वोलेटिलिटी को हम कुछ हद तक रोक पाएँ। दोस्तों, डेट है आज की 4 फरवरी 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो मखानास के बारे में है। ठीक है, मखाने आप लोगों ने सबने खाए भी होंगे, है ना? एंड आप लोगों ने सुना भी होगा जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने अनाउंस किया है कि मखाना बोर्ड एस्टेब्लिश होगा बिहार के अंदर। सबसे पहले तो मखाना को अंडरस्टैंड करते हैं कि मखाना आखिर होता क्या है। देखो यार, मखाना को ना हम ना फॉक्सनट बोलते हैं, ठीक है? और इस तरह से उसकी खेती की जाती है। ये आप नोटिस कर पाओगे, ये दरअसल में क्या है, दिस इज़ नथिंग बट आपकी वाटर लिली इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर इसकी इस तरह से ग्रो किया जाता है। ये जो प्लांट होता है ना, ये आपका अलग-अलग इसके फ्लावर्स भी कई बार आपको वायलेट हो गया, व्हाइट फ्लावर्स आपको देखने को मिल जाएँगे। और इनका डायामीटर आप नोटिस कर पाओगे, डायामीटर बहुत ज़्यादा होता है इन प्लांट्स का। तो नॉर्मली ये जो आपके प्लांट्स हैं, ये आपके फ्रेश वाटर बॉडीज़ के अंदर पाए जाते हैं। एंड इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इनमें मेजरली आपको ये देखने को मिल जाएँगे। ठीक है? ये तो बात चलो हमने इसके प्लांट के बारे में करी। अब मखाना जैसे यहाँ पे आप पिक्चर में देख भी पाओगे, इसके क्या बेनिफिट्स क्या होते हैं? दोस्तों, मखानों के ना बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोटीन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सोर्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे खासे होते हैं और फैट कम होता है इनके अंदर। यानी कि अगर आप इनको खाते हो तो काफ़ी अच्छी बात है। इनफैक्ट इनको मेडिसिन्स के अंदर, हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स के अंदर एंड अब तो स्नैक्स भी बहुत सारे आने लगे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे नए-नए स्टार्टअप्स ने इस तरह के बहुत सारे स्नैकिंग आइटम्स के अंदर इनको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा-सा इनके बारे में, प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, तो दरअसल में अंडरस्टैंड कर पाओगे भारत का जो टोटल मखाना प्रोडक्शन होता है ना, उसका 90% बिहार ही करता है। बहुत ही बड़ा पॉइंट ये हो गया। एंड इनफैक्ट 4 डिस्ट्रिक्ट्स का नाम आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, वो है आपका दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया और कैथर। ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिल जाएँगे मिथिलांचल रीजन के अंदर, यही लगभग 80% बिहार की टोटल मखाना आउटपुट के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। इनफैक्ट जो मिथिला मखाना है, उसको यहाँ पे जीआई टैग भी मिला था 2022 के अंदर। और भी काफ़ी सारी स्टेट्स हैं, असम, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा, पर आप नोटिस कर पा रहे हो बिहार ही 90% कहीं न कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है मखाना के प्रोडक्शन के लिए। बाकी इंडिया के अलावा भी नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, जापान, कोरिया,
इनके अंदर भी मखाना का प्रोडक्शन होता है। अब एक मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, यार मखाना का प्रोडक्शन कौन कर रहा है सबसे ज़्यादा? बिहार। अगर मैं बात करूँ मखाना एक्सपोर्ट कौन करता होगा? आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि यार जब प्रोडक्शन 90% एक स्टेट कर रहा है, तो एक्सपोर्ट भी टेक्निकली वही कर रहा होगा। पर ध्यान रखने वाली बात है कि ऐसा नहीं है। आप बोलोगे क्यों? एक्चुअल में क्या होता है ना, जब मैं बात करता हूँ मखाना की, तो मखाना प्रोडक्शन तो दिल्ली आपका बिहार में हो रहा है, पर बिहार के अंदर आपका फूड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है। इस वजह से क्या होता है, बिहार के जो मखाने हैं वो जाते हैं पंजाब के अंदर, है ना? पंजाब में फिर अच्छे से उनकी फूड प्रोसेसिंग करी जाती है और बेहतर चीज़ें करी जाती हैं, एंड उसके बेसिस के ऊपर पंजाब जो है सबसे बड़ा एक्सपोर्टर निकल के आता है। क्यों? क्योंकि पंजाब में एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, फूड प्रोसेसिंग अच्छी है, कार्गो मतलब ये तो चलो एयरपोर्ट्स वगैरह के ऊपर कार्गो फैसिलिटीज़ अच्छी हैं एज़ कम्पेयर टू बिहार। इस वजह से पंजाब हाईएस्ट एक्सपोर्टर है मखाना का। ध्यान रखने वाली बात ये है, पंजाब प्रोडक्शन तो बिल्कुल भी नहीं करता, मखाने की ज़ीरो प्रोडक्शन है पंजाब के अंदर। पर अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट में सबसे टॉप के ऊपर पंजाब एंड दूसरे नंबर के ऊपर आपको असम आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा मखाने के कल्टीवेशन की बात करें, तो मखाना एक एक्वाटिक क्रॉप है, जिसमें आपको पिक्चर दिखाई भी थी। ये पॉन्ड्स, लेक, वेटलैंड्स वगैरह के अंदर यहाँ पे आपका कल्टीवेट किया जाता है। टेम्परेचर रेंज रहती है 20 से 35 डिग्री सेल्सियस, एंड साथ ही साथ ह्यूमिडिटी जो होनी चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वो 50 से 90%, एंड एनुअल रेनफॉल 100 से 250 सेंटीमीटर यहाँ पे होनी चाहिए। बिहार सरकार की कोशिश ये है कि मखाना के लिए एमएसपी मिले, बट अभी के लिए वो चीज़ तो नहीं हो पाई है, बट डेफिनेटली कोशिश ये डेफिनेटली कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में आएगा, सर ये बोर्ड जो बनेगा, मखाना बोर्ड जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है, इससे क्या फ़ायदा होगा? देखो, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको हमारे जो मखाना फार्मर्स हैं, उनको ट्रेनिंग, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस ये सब दी जा पाएगी। एट द सेम टाइम इन्वेस्टमेंट हमारा बेहतर हो पाएगा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के अंदर, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हम यहाँ पे डेवलप कर पाएँगे। तो यानी कि ना मखाने की मार्केटिंग, वैल्यूएशन इन सब के अंदर यहाँ पे मदद होगी। तो इसलिए 100 करोड़ के बजट के साथ इसको मखाना बोर्ड को यहाँ पे सेटअप किया जाएगा। बिहार के एक्सपोर्ट चैलेंजेस भी हम यहाँ पे कहीं न कहीं टैकल कर पाएँगे। हमारा नोटिस कर पाओगे, जो मखाना कल्टीवेशन है काफ़ी लेबर इंटेंसिव आपको देखने को मिल जाएगा। और किसानों ने ना अभी तक जो एच-वाई-वी सीड्स हैं यहाँ पे, या वैराइटीज़ हैं, दैट इज़ स्वर्ण वैदेही और सिबर मखाना, इनको अभी तक अडॉप्ट नहीं किया है। तो मखाना बोर्ड के आने से क्या हो सकता है ये भी चीज़ें थोड़ा-सा इनके बारे में अवेयरनेस किसानों को दी जा पाए, एंड मखाना का कल्टीवेशन हम और भी आने वाले समय के अंदर इम्प्रूव कर सकते हैं। इसीलिए मखाना को यहाँ पे मखाना बोर्ड बनाया जा रहा है। आपको ध्यान में ये रखना है कि मखाना को ना ब्लैक डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों? देखो, एक्चुअल में ना जब इनका प्रोडक्शन किया जाता है, तो इनके प्रोडक्शन के समय इनकी एक बाहर ना एक आउटर लेयर जो होती है वो डार्क कलर की होती है, तो ब्लैक कलर की होती है। बाद में उनको सुखाया जाता है, फिर कहीं न कहीं उनका जो कलर जो व्हाइटिश आपको देखने को मिलता है, वो वैसा कलर बाद में आता है। पर वैसे इनकी कौन-सी होती है? दे हैव अ डार्क आउटर लेयर, ठीक है? इनफैक्ट अगर हम बात करें, जो प्लांट की भी आपकी डार्क आउटर लेयर देखने को मिलेगी, उस वजह से इसका नाम द ब्लैक डायमंड आपको देखने को मिल जाएगा। अगला दोस्तों हमारे सामने टॉपिक है, दैट इज़ फ्रॉम क्रिटिकली एंडेंजर्ड टू पॉसिबली एक्सटिंक्ट। देखो यार, साइंटिस्ट ने ना कुछ वार्निंग्स दी हैं कि अगर कुछ दुनिया के क्रिएचर्स को हमने सेव नहीं किया, तो हो सकता है अगले 5 साल के अंदर वो एक्सटिंक्ट हो जाए। तो मैं वैसे तो सारी की सारी स्पीशीज़ के बारे में बता दूँगा जो में मेंशन्ड है वार्निंग के अंदर, पर आपको खासकर ध्यान पता है किसका रखना है? खासकर आपको ध्यान रखना है इंडियन घड़ियाल का। क्योंकि साइंटिस्ट ने ये बोला है कि इंडियन घड़ियाल को अगर हमने प्रिज़र्व ना किया, तो हो सकता है 5 साल या मैक्सिमम 10 साल के अंदर हो सकता है एक्सटिंक्ट हो जाएँ। थोड़ा ध्यान से अंडरस्टैंड करो, घड़ियाल्स की जब हम बात करते हैं, इनकी पॉपुलेशन 250 से भी कम रह चुकी है इन द वाइल्ड। आपको इंडिया और नेपाल के अंदर आपको देखने को मिल जाएँगे। इनका एक लॉन्ग, ये देखना पाओगे ना आप पिक्चर में देखना, दे हैव अ लॉन्ग नैरो स्नॉउट, जो कि काफ़ी हद तक अडैप्टेड होता है कि कैसे फिश को कैच करना है। ये ह्यूमन्स के ऊपर अटैक नहीं करते। अब पिछले कुछ सालों के अंदर क्या हुआ है, डैम कंस्ट्रक्शन की वजह से, पॉल्यूशन, रिवर हैबिटेट्स के लॉस की वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है काफ़ी हद तक डिक्लाइन हुई है। तो इट बिकम्स वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इनको यहाँ पे कंज़र्व करें। दोस्तों, मैं आपसे ना एक होमवर्क दे रहा हूँ। कुछ महीने पहले प्रीलिम बूस्टर के अंदर मैंने आपको घड़ियाल, मगर और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, इनके बीच में कुछ अंतर समझाया था। अगर आपको याद है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ इस चीज़ को मेंशन करना। तो ये तो एक बात होगी जिसके बारे में हमें पता होना ही चाहिए। और क्या-क्या मेंशन्ड है साइंटिस्ट के द्वारा? देखो, इसके अलावा इन्होंने कुछ और पर्टिकुलर स्पीशीज़ की बात करी है। जैसे बात करी है ईस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला। इसको आप पिक्चर में देख पाओगे। ये गोरिल्ला की आपको लार्जेस्ट सबस्पीशी आपको देखने को मिल जाएँगी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के अंदर। तो पिछले कुछ समय के अंदर जब इनको बुश में ट्रीट के लिए पोच किया जाता है, इस वजह से इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। इसके अलावा दोस्तों, हॉक्सबिल टर्टल, ये आप टर्टल देख पा रहे होंगे इस पिक्चर के अंदर। दरअसल में
इनके शेल के लिए, इनका जो शेल आपको देखने को मिलेगा, इसके लिए इनको इल्लीगल ट्रेड किया जाता है, जिस वजह से इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। इवन ओशियन का टेम्परेचर बढ़ना भी कहीं न कहीं इनको थ्रेटन कर रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं। दुनिया भर के अंदर ये पाए जाते हैं वैसे तो ट्रॉपिकल ओशंस के अंदर, बट पॉपुलेशन काफ़ी रैपिडली यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है। इसके अलावा दोस्तों राइनोसोरस में बात करें तो जावन राइनोसोरस, जो कि आपको आज के समय केवल उजोंग कलोन नेशनल पार्क, जो कि इंडोनेशिया के अंदर है, सिर्फ यहीं पे पाए जाते हैं एंड इनकी पॉपुलेशन 80 से भी कम रह चुकी है दुनिया भर के अंदर। तो दैट इज़ ऑल्सो कॉज़ ऑफ कंसर्न। इसके अलावा आपका जो अमूर लेपर्ड है, देखो लेपर्ड वैसे तो आपको अलग-अलग एरियाज़ के अंदर देखने को मिल जाएँगे, पर यहाँ पर ये वो लेपर्ड है जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा ठंड के अंदर पाए जाते हैं, एक्सट्रीम कोल्ड के अंदर। ये वर्ल्ड की रेयरेस्ट आपको बिग कैट आपको देखने को मिल जाएगी, जो केवल और केवल रशिया और चाइना के अंदर पाई जाती है और सिर्फ 100 इस तरह के अब आपको अमूर लेपर्ड आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर भी कंज़र्व करने का इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके साथ ही साथ यांग्ज़े फिनलेस पोर्पोइस, ये यहाँ पे ध्यान रखा जैसे डॉल्फिन के आपको डॉर्सल फिन होते हैं, यहाँ पर आपको डॉर्सल फिन नहीं देखने को मिलते। इनका नंबर भी आज के समय 1000 से कम है। ये आपको जैसे वर्ड है ना यांग्से, ये दरअसल में जो चाइना का यांग्से रिवर है, वहाँ पर आपको पाए जाते हैं। अब पिछले कुछ समय के अंदर क्या हुआ है, यांग्से रिवर का जो इकोसिस्टम है पूरी तरह से खत्म हो चुका है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से एंड इस वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है पिछले 40 साल के अंदर काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर डिक्लाइन हुई है। तो दीज़ आर सम ऑफ द स्पीशीज़ जो आज के समय तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, बट हो सकता है ये एक्सटिंक्ट हो जाए अगर हमने सही समय के ऊपर कंजर्वेशन मेजर्स यहाँ पे नहीं लिए। तो ये कुछ बातें थी इन स्पीशीज़ के बारे में जो हमें याद रखनी चाहिए एंड घड़ियाल, मगर और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का क्या अंतर है, ये आप सब लोग मुझे कमेंट्स में बताओगे। एक और हमें टॉपिक डिस्कस करना है, वो है हमारा कुर्दिस्तान रीजन के बारे में। दोस्तों न्यूज़ में दरअसल में इसलिए है क्योंकि भारत ने क्या किया, एक शिपमेंट मेडिकल सप्लाइज़ का भेजा है कुर्दिस्तान रीजन इन इराक के अंदर। थोड़ा समझते हैं कि आखिर ये कुर्द होते कौन हैं? दोस्तों कुर्दिस्तान की बात करें या कुर्द लोगों की बात करें, दरअसल में ये आपको एक मुस्लिम एथनिक ग्रुप आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है ना, तो आपने पढ़ा होगा कुर्द्स के बारे में। दरअसल में हुआ क्या था, वर्ल्ड वॉर 1 आप सबने देखी है 1914 से 18 के बीच में, है ना? वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ना एक ट्रीटी होती है जिसको हम जानते हैं ट्रीटी ऑफ सेवरेस के नाम से। इस ट्रीटी के अंतर्गत यहाँ प्रॉमिस ये किया गया था कि जो कुर्द लोग हैं ना, जो मुस्लिम एथनिक ग्रुप हैं, उनको एक खुद की जगह, उनको एक खुद का होमलैंड दिया जाएगा। बट बाद में क्या होता है, एक दूसरी ट्रीटी आती है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ लॉसने, ठीक है? LAUSANNE। इस ट्रीटी के अंतर्गत बात किया जाता है कि जो कुर्द होंगे ना, वो अलग-अलग मिडल ईस्ट के देशों के बीच में डिवाइड कर दिए जाएँगे। तो आज के समय आप नोटिस कर पाओगे कि टोटल लगभग 3 करोड़ या 30 मिलियन आप कह सकते हो, 30 मिलियन आपको कुर्द आपको देखने को मिल जाएँगे एंड ये कौन से देशों के बीच में रहते हैं? देखो ये वाला रीजन है पूरा। कुछ एक कुर्द आपको तुर्की के अंदर देखने को मिल जाएँगे, कुछ आपको ईरान हो गया, कुछ इराक हो गया, कुछ सीरिया हो गया, कुछ अर्मेनिया। मेजरली 5 देशों के अंदर है, टर्की, इराक, ईरान, सीरिया एंड अर्मेनिया। हालाँकि ऐसा पाया जाता है कि लगभग 50% जो आपके कुर्द हैं ना, वो आपको टर्की देश के अंदर आपको देखने को मिल जाएँगे। तो ये तो थोड़ी-सी इनकी हिस्ट्री हुई, कुर्द लोग कौन होते हैं एंड ये डिमांड कर रहे हैं कि इनका खुद का एक प्रॉपर इनका होमलैंड मिल जाए कुर्दिस्तान, इस तरह से जैसे ये अलग-अलग कंट्रीज़ में ऐसे ये बने हुए हैं। तो थोड़ा-सा ये एरिया आप देखने की कोशिश करना। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे ना, कुर्दिस्तान रीजन के अंदर आपको 4 आपको एरियाज़ आपको देखने को मिल जाएँगे या गवर्नरेट्स देखने को मिल जाएँगे, जिसमें एक हो गया एर्बिल, जो यहाँ पे इसकी कैपिटल है। उसके अलावा आपका सुलेमानिया, आपका दोहुक, आपका हल्बजा, ठीक है? ये नाम हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, पर ये 4 गवर्नरेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। इनफैक्ट ये जो रीजन मैं बात कर रहा, ये जो मैंने रेड में मार्क किया हुआ है, ये कुर्दिस्तान रीजन ही इसको बोला जाता है। यहाँ पर आपको ज़ैग्रोस माउंटेन और टॉरस माउंटेन देखने को मिल जाएँगे एंड इनफैक्ट एक आपको ध्यान रखना है रिवर के बारे में। आप लोगों ने टिग्रिस रिवर का नाम सुना है? तो जो टिग्रिस रिवर है ना, वो यहीं से फ्लो करती है एंड उसके साथ-साथ एक ग्रेटर ज़ैब रिवर भी है, वो भी यहाँ से फ्लो करती है। तो ये कुछ बातें थीं। अब भारत ने क्या किया हुआ है, भारत ने एक कॉन्सुलेट एस्टेब्लिश करी हुई है इरबिल के अंदर। 2016 के अंदर हमने कॉन्सुलेट एस्टेब्लिश करी गई थी। इसके माध्यम से इंडिया और इराक के जो रिश्ते हैं, वो थोड़े और बेहतर होते हैं एंड आप नोटिस कर पाओगे भारत के भी अलग-अलग वर्कर्स कुर्दिस्तान रीजन में काम करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग स्टील मिल्स के अंदर, ऑयल कंपनीज़ के अंदर, कुछ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के अंदर यहाँ पर काम करते हैं। तो ये रीजन स्पेसिफिक जो न्यूज़ है, ये आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं, हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये बीएचएस या बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट होती क्या है? दोस्तों कई बार ना कुछ हमारे ऐसे इकोसिस्टम होते हैं जो इकोलॉजिकली फ्रेजाइल तो होते हैं, बट वहाँ पर बायोडायवर्सिटी अच्छी खासी होती है। तो हमें उनको प्रिज़र्व करना, कंज़र्व करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो अगर हमारे पास जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है ना 2002 का, उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो स्टेट्स हैं किसी भी एरिया को बायोलॉजिकली डाइवर्सिटी
या बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट की तरह यहाँ पर डिक्लेयर कर सकती हैं अगर वो लोकल बॉडी के साथ इसको कंसल्ट करती हैं। ठीक है, तो स्टेट्स इस तरह से डिक्लेयर कर देंगी। कुछ भी उनके कंजर्वेशन के रिगार्डिंग रूल्स होंगे वो बनाए जा सकते हैं इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड एट द सेम टाइम जब किसी एरिया को मान लीजिए हमने बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित कर दिया, तो हो सकता है लोगों को थोड़ा वहां से मूव करवाना पड़े, तो उनको कंपनसेशन भी दिया जा सकता है इसी पर्टिकुलर एक्ट के माध्यम से। तो यहाँ पर आपका ना, आपका कोई भी आपका टेरेस्ट्रियल वाटर हो गया, है ना, या फिर कोस्टल मेरीन एरियाज हो गए, वहां पर हम उनको बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट यहाँ पे घोषित कर सकते हैं। ठीक बात है। अब ये तो बात समझ आई। अब गुजरात की ना पहली बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट यहाँ पे घोषित करी गई है, दैट इज गुनेरी विलेज इन लखतार तहसील। इस पर्टिकुलर एरिया को यहाँ पर गुजरात की पहली बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट यहाँ पे घोषित किया गया है। अब इसके बारे में ना बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग चीज है। देखो आप लोग ना मैनग्रोव्स के बारे में पढ़ते हो, बिल्कुल। मैनग्रोव्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, जैसे आपके नाम दिमाग में आएगा, सर सुंदरबन वाले एरिया के अंदर हमें मैनग्रोव्स देखने को मिल जाते हैं, है ना। तो नॉर्मली मैनग्रोव्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? नॉर्मली हमें मैनग्रोव्स कहीं ना कहीं कोस्टल एरियाज के अंदर देखने को मिलते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। पर कुछ एक एक्सेप्शंस भी होते हैं मैनग्रोव्स के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ मैनग्रोव्स होते हैं जो इनलैंड मैनग्रोव्स होते हैं। तो यानी कि इनलैंड का मतलब क्या, ये कोस्टल एरियाज के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो इनलैंड मैनग्रोव ही है आपका, जो यहाँ मैं बात कर रहा था ना, आई इनलैंड मैनग्रोव ऑफ गुनेरी। तो ध्यान रखना, इनलैंड मैनग्रोव आपके यूनिक इकोसिस्टम होते हैं जो कि कहीं ना कहीं कोस्टल एरिया से दूर होते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा, सर फिर पानी वानी कहाँ से आया? देखो एक्चुअल में पता क्या होता है, आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा लाइमस्टोन डिपॉजिट्स के बारे में, है ना। तो इनलैंड मैनग्रोव होते हैं ना, वो दरअसल में ऐसे एरिया के अंदर ही होते हैं जहां पर लाइमस्टोन डिपॉजिट्स होते हैं। लाइमस्टोन क्या करता है, ये कहीं ना कहीं सी बेड के साथ कनेक्ट कर जाता है, जिससे कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर फ्लो कंटिन्यूअसली आता रहता है। समझे इस बात को? तो यहाँ पर भी दरअसल में यही चीज हो रही है। तो आप नोटिस कर पाओगे ऐसा एरिया जो सॉल्ट वाटर इन्फ्लुएंस्ड एरिया है, जैसे लगून, वाटर डेल्टा, एस्चुरीज, ये सब हमें देखने को मिल जाएंगे। इनलैंड वाटरवेज या सॉरी इनलैंड मैनग्रोव्स, आई एम वेरी सॉरी, इनलैंड मैनग्रोव्स बहुत ही रेयर होते हैं एंड ये बहुत ही कम कंट्रीज के अंदर देखे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया हो गया, एंटीगा बारबुडा हो गया, बहामास हो गया। ठीक है, ऐसे कुछ एक कंट्रीज पाकिस्तान के अंदर भी हैं। भारत के अंदर केवल और केवल कच्छ, गुजरात के अंदर ही देखने को मिलते थे। इनफैक्ट दो देखने को मिलते थे, पर उनमें से एक एक्सटिंक्ट हो चुका है। जैसे एक था आपका श्रवण कवड़िया और दूसरा है गुनेरी। अब जो श्रवण कवड़िया है ये यहाँ पर एक्सटिंक्ट हो चुका है क्योंकि यहाँ पे सेलाइन वाटर का लॉस हो चुका है। अब इंडिया में आज के समय केवल और केवल एक ही इनलैंड मैनग्रोव देखने को मिलता है, जो कि क्या है, जो कि है गुनेरी। और इसी को यहाँ पर गुजरात की पहली बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट का दर्जा यहाँ पर दिया गया है। बहुत ही रेयर है, मैंने जैसे बताया आपको, इसको डिक्लेयर कर दिया गया है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर इसका डायरेक्ट सी वाटर कनेक्शन नहीं है। कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये लोकेटेड है। ये फ्लैट लैंड के ऊपर लोकेटेड है एज कम्पेयर टू द बाकी जो आपको मैनग्रोव्स आपको कोस्टल रीजन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। बाकी अरेबियन सी से 45 किलोमीटर की दूरी है। लाइमस्टोन वाला मैंने पॉइंट आपको यहाँ पे बता ही दिया। तो ये कुछ पॉइंटर्स है जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। अगले टॉपिक पे दोस्तों चलते हैं, कर्नाटका अलाउज यूथनेशिया फॉर द टर्मिनली इल। देखो यार, अगर हम बात करें ना तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ना कई बार कुछ केसेस गए हुए हैं, थोड़ा उनके बारे में चर्चा करते हैं। एक्चुअल में बात क्या होता है, दरअसल में ये है कि लेटेस्ट से एक कोई पर्सन है। अब कई बार क्या होता है ना कि पर्सन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, इतनी ज्यादा खराब कि वो कोई भी मतलब बिल्कुल भी चल फिर नहीं पा रहा। एंड ऐसा डॉक्टर्स ने बोल दिया है कि अगर ये पर्सन सर्वाइव भी कर गया ना किसी तरह से, तो बहुत ही मुश्किल रहेगा उसके लिए सर्वाइव करना। ठीक है, कई बार ऐसा सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब होती है एक पर्टिकुलर पेशेंट की। तो फिर ऐसे मुद्दे ना कई बार कोर्ट में गए हुए हैं कि क्या हमारे पास जैसे राइट टू लाइफ तो है, तो क्या हमारे पास राइट टू डाई विद डिग्निटी भी है या नहीं है। तो दरअसल में एक मुद्दा गया था 2011 के अंदर, बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, अरुणा शानबॉग केस वाला। तो इस वाले केस में ना क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट को ना हम विदहेल्ड या विड्रॉ भी कर सकते हैं इवन फ्रॉम पर्सन विदाउट डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। इसका अर्थ ये था कि अगर मान लीजिए एक पर्सन है, वो काफी ज्यादा बीमार है, ठीक है, और वो अपने डिसीजन नहीं ले पा रहा, क्या उससे हम जो लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट है उसको हम हटा सकते हैं? द आंसर इज यस। अब ध्यान रखना, दो चीजें होती हैं, एक होता है एक्टिव यूथनेशिया, एक होता है पैसिव यूथनेशिया। ध्यान से अंडरस्टैंड करना। एक्टिव यूथनेशिया का मतलब पता क्या होता है? एक्टिव यूथनेशिया का मतलब ये होता है कि आपने बाहर से कोई सब्सटेंस इंजेक्ट कर दिया जिस वजह से उस पर्सन को डेथ हो गई। हमारे यहाँ ये अलाउड नहीं है। पर कुछ एक केसेस के अंदर पैसिव यूथनेशिया हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे मैंने बताया ना कि आपने क्या किया, लेटर से एक पर्सन को जिंदा रहने के लिए उसको ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत थी या वेंटिलेटर की जरूरत थी। अगर आपने वेंटिलेटर हटा दिया तो कहीं ना कहीं उस पर्सन की डेथ हो जाएगी, है ना। तो ये वाली चीज हमें यहाँ पे अरुणा शानबॉग केस के अंदर देखने को मिली। फिर 2018 के अंदर हमें कॉमन कॉज यूनियन ऑफ इंडिया देखने को मिला।
इसके अंदर बात करेगी कि हमारे पास बिल्कुल आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू डाई विद डिग्निटी आपको देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर उन्होंने कुछ डायरेक्टिव्स भी दिए थे कि कैसे कोई लिविंग विल यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, 2023 के अंदर भी आप हम बात करें ना, तो कॉमन केस विद यूनियन ऑफ इंडिया, इसके अंदर प्रोसेस इसका बता दिया गया कि कैसे कैसे इसका पूरा पूरा प्रोसेस होगा। तो प्रोसेस अगर हम नोटिस कर पाएंगे कुछ इस तरह से है। पहली बात तो जो भी हॉस्पिटल है ना, उसको क्या करना होगा, उसको एक प्राइमरी मेडिकल बोर्ड यहाँ पे सेटअप करना होगा। ये प्राइमरी मेडिकल बोर्ड में कौन होगा, एक तो वो डॉक्टर जो ट्रीटमेंट दे रहा है, और दो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होंगे जिनको कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होगा। वो फिर रिकमेंड करेंगे कि क्या लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट को रिमूव किया जा सकता है या नहीं। फिर इसके रिव्यू के लिए भी आपको एक बोर्ड देखने को मिलेगा, सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड। ये यहाँ पर देखेगा कि भाई ये जो प्राइमरी मेडिकल बोर्ड ने डिसीजन लिया है, क्या ये सही लिया है या नहीं लिया है। अब इस सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड के अंदर भी आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर आपको देखने को मिल जाएंगे अलॉन्ग विद 2 सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। तो इस तरह से पूरा देखा जाता है। प्लस एट द सेम टाइम जो पर्सन होगा ना, जो पर्सन अभी बेड के ऊपर है, ठीक है, जो पेशेंट है बेसिकली, उसने अपने लिविंग विल के अंदर कुछ एक पर्सन को नॉमिनेट किया होगा कि मान लो मैं फैसला नहीं ले पा रहा, मेरी हालत इलाज के समय इतनी ज़्यादा खराब हो गई है कि मैं कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहा। कई बार कोमा में भी होता है पर्सन कि हालत बहुत ज़्यादा खराब है। तो ऐसे केस में उसके जो कहीं न कहीं लिविंग विल के अंदर जो उसने पर्सन ने बंदे नॉमिनेट किए थे, उनसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट चाहिए होगा, तब जाके ही ये चीज़ें करी जा सकती हैं। एंड एट द सेम टाइम अगर ऐसा हम कभी करते हैं, लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट को हम विथहोल्ड करते हैं, विथड्रॉ करते हैं, तो लोकल जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, उसको भी यहाँ पर डिसीजन को नोटिफाई करना पड़ेगा। तो कुछ एक ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दे रखी है कि डेफिनेटली डॉक्टर्स की भी, पेशेंट की भी राइट्स भी हैं, ड्यूटीज भी हैं इस चीज के रिगार्डिंग। और डेफिनेटली आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पर एक्सपर्ट ओपिनियन लिए बिना ये चीज नहीं हो सकती। तो गार्डियंस को आप अपॉइंट कर सकते हो इस चीज के रिगार्डिंग। बाकी एलिजिबिलिटी यही है, लिविंग विल की रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए बाय अ पर्सन जिसकी 18 साल से उम्र ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और वो फोर्सफुली नहीं होना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बात 2018 में यहाँ पे हमें बता दी थी। अभी न्यूज़ में क्यों है? अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि कर्नाटका ना सेकंड स्टेट बन गया है आफ्टर केरला, जिसने यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का ये डायरेक्टिव था, इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने जा रहा है। ठीक है, तो पैसिव यूथनेशिया अलाउड है उन पेशेंट्स के लिए जो टर्मिनली इल होते हैं, जहां पर देखने को मिलता है कि रिकवरी के कोई होप नहीं है, या फिर बहुत ही लंबे समय से वो वेजिटेटिव स्टेट के अंदर है। उस केस में ये चीज को पैसिव यूथनेशिया को यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है, एक और टॉपिक हमें डिस्कस करना है छोटा सा, दैट इज स्वरेल सुपर ऐप। देखो अभी भी ना रेलवेज की अलग अलग एप्स आपको देखने को मिल जाती हैं, पर उसकी ना मल्टीपल एप्स हैं, मतलब अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग एप्स हैं, अलग अलग फंक्शनैलिटी के अलग अलग एप्स हैं। अब यहाँ पर रेलवेज क्या करने जा रही है, रेलवेज एक सिंगल ऐप लॉन्च करने जा रही है जिसका नाम होगा स्वरेल। अभी यहाँ पर ये स्टार्टिंग वर्जन है, इसका यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है। आने वाले समय के अंदर इसको पूरी तरह से फुली लॉन्च कर दिया जाएगा। अब इस पर्टिकुलर एक सिंगल ऐप से ना आप इंडियन रेलवे सर्विसेज की जितने भी सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें इसी के माध्यम से एक्सेस कर पाओगे। मतलब आपको लेटेस्ट से कोई भी चीज देखनी है, टिकट बुकिंग्स के रिगार्डिंग देखना है कि रिजर्वेशन हुई है नहीं हुई है, या फिर प्लेटफॉर्म या पार्सल को बुक करवाना है, आपको ट्रेन की रिगार्डिंग इंक्वायरी करनी है, पीएनआर की इंक्वायरी करनी है, ट्रेन के ऊपर खाना ऑर्डर करवाना है, या फिर कुछ हेल्प वगैरह चाहिए, वो सारी की सारी जितने भी सारी रेलवे सर्विसेज हैं, वो आपको सिंगल ऐप के ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इसको यहाँ पर सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सर्विस की तरफ बनाया गया है ऑन द बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। एंड इसका कोशिश यही है कि किस तरह से यूजर के लिए जो एक्सपीरियंस है वो और बेहतर हो पाए। आराम से आप एक बार साइन कर लो, फिर जितनी भी चीजें हैं सारी उनको आप एक्सेस कर पाओगे। इसके अलावा अगर आपका ऑलरेडी कुछ रेल कनेक्ट के ऊपर आपका अकाउंट है, या आपकी यूटीएस ऐप क्रेडेंशियल्स हैं, उसको भी आप यहाँ पे यूज करके आप यहाँ पे आप लॉग इन कर सकते हो। तो रेलवेज अपने कोशिश कर रहा है कि कस्टमर्स का या जो आपके पैसेंजर्स हैं उनका एक्सपीरियंस कैसे बेहतर कर पाए, उसके लिए बहुत सारा काम यहाँ पे रेलवेज के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। दोस्तों अगर बात करें ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था ईडी के बारे में। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो ईडी है ना, वही आपके फेमा के इन्फोर्समेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द आंसर इज यस, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा था, हमने पैराकत पॉइजनिंग के बारे में पढ़ा था। ये जो पैराकत है बेसिकली इसको हर्बिसाइड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यस, ये बात भी अपने आप में बिल्कुल ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट की बात करें, उद्धवा लेक बर्ड सेंचुरी, तो ये सिक्किम के अंदर नहीं बल्कि आपको झारखंड के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, इसीलिए स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।